Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी में ये हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें कि हम आज की क्लास में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। और आप अपना यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जब सिलेबस देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से तो आप देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर सबसे लास्ट में दिया गया है। तो अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारा पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट सिलेबस करा दिया है। स्टार्टिंग से मैं आपका सारा सिलेबस करा चुकी हूँ, लास्ट वाली यूनिट में अभी करा रही हूँ डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं क्या करूँगी, रिवर्स में चल रही हूँ जिससे कि कोई भी चीज़ छूट गई है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में लास्ट यूनिट है वो मैंने नहीं कराई, आई नो। उसके अलावा उससे पहले वाली यूनिट है लास्ट सेकेंड बूलियन अलजेब्रा, तो उसके बाद वो भी मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें करा चुकी हूँ। कुछ एक दो चीज़ें रेस्ट ऑफ रह गई हैं, उसको हम अगेन स्टार्ट कर देंगे। फिर ऐसे कर करके अब हम रिवर्स में चल रहे हैं, मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग से कर लिया, लास्ट वाली यूनिट अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद अब हम वापस से रिवर्स में चलेंगे जिससे कि बीच में अगर कोई भी चीज रह गई है आपकी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 2013 में पेपर हुआ था, 2016, 17, 18 का पेपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है इसी चैनल पर। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस एग्जाम से रिलेटेड काफी सारा मटेरियल कंटेंट मैं आपको दे चुकी हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स अवर लुक। देखो, डेटा स्ट्रक्चर कराने से पहले एल्गोरिथम के बारे में बताना चाहूंगी। एल्गोरिथम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार अगेन मैं एल्गोरिथम के बारे में बता दूं कि देखो एल्गोरिथम क्या होता है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे कि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है a प्लस बी इजिकल्स टू सी, तो हमारे a प्लस बी इजिकल्स टू सी जैसे आया तो ये पहले a लिया इनपुट में, फिर प्लस लिया, फिर b लिया और हमारे इक्वल ऑपरेटर यूज किया और c आ गया। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। कोई भी आपसे पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो होता है भाई एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। क्लियर? वेयर ईच स्टेप इंडिकेट इंटरमीडिएट टास्क, जिसमें हर एक स्टेप एक इंटरमीडिएट टास्क को शो कराता है। एल्गोरिथम कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप दैट लीड्स टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें कुछ फाइनाइट का मतलब है कि एक अमाउंट में, जैसे कि 4 स्टेप है, 5 स्टेप है, 10 स्टेप है, तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिससे कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल घर में खाना बनाना है, चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमारे कुछ प्रोसीजर है, ये भी एक एल्गोरिथम है कि सबसे पहले पानी लेना है, उसे एक बर्तन में पानी लेना है, चाय पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, देन मिल्क डालना है, आफ्टर इट उसको अच्छे से हम लोग खदका लेंगे और उसमें अदरक या फिर चाय टी पाउडर वगैरह जो भी आपको मिलाना है, या आप बोल सकते हैं इलायची वगैरह, तो वो हमारी ये सारी क्या है, चाय बनाने का एक जो तरीका प्रोसीजर जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या हो गया, बेसिकली दिस इज एल्गोरिथम। सिंपल ऐसे ही मैथमेटिकल टर्म में हमने 2 नंबर का प्लस किया है, मल्टीप्लीकेशन किया है, तो वो हमारे कितने प्रोसेस में, कितने नंबर ऑफ स्टेप में वो मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, वो क्या है, वो हमारा एल्गोरिथम है। तो ये हमें स्टेप्स शो करता है किसी भी प्रॉब्लम की। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर हम शो करते हैं, जैसे मैथ्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, या आप लोग बचपन में मैथ्स में काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सिखाते ना, कि जैसे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम थी जिसे हमने सॉल्व किया था। तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम है तो उसका इनपुट और आउटपुट हमारे पास होना चाहिए। कि हमारे पास कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो 0 से ज्यादा, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने की हमारे पास कोई टास्क है तो 0 और मोर देन इनपुट तो होने चाहिए ना, हमारे पास कुछ तो इनपुट होना चाहिए ना, आइदर वो 0 हो या हमारे पास 0 से ज्यादा हो, तो हमारे पास इनपुट या आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, दिस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गोरिथम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई हमारे पास इनपुट और आउटपुट तो होना ही चाहिए।
उसके अलावा फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस का मतलब होता है एन एल्गोरिथम मस्ट हैव अ टर्मिनेट इन अ काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप, कि जो हमारी फाइनाइटनेस का मतलब है कि जो हमारा प्रोसीजर है, जैसे कि एग्जाम्पल 2+3=5 होता है, तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए ना, मतलब उसका प्रोसीजर होना चाहिए ना उसको सॉल्व करने का, उसको टर्मिनेट करने का। ठीक है, कोई पूछे a² + b² + 2ab है, इसको प्रूफ करो कि a+b का होल स्क्वायर है, तो उसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होना चाहिए ना, मतलब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए, ऐसा नहीं है वो चलते रहे एक लूप में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होना चाहिए, उसको टर्मिनेट, जिससे कि वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए। भाई 2+3=5, दैट्स इट। 2+2=4, दैट्स इट। ठीक है, अगला है डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइट मतलब ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम मस्ट हैव स्टार्टेड क्लियरली और अनएम्बिगुअसली, मतलब हर एक स्टेप एक क्लियर विजन से स्टार्ट होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वो स्टेप बाय स्टेप होगी। तो सबसे पहले जैसे कि एग्जांपल के तौर पर a=2, b=5 और हमें c= कोई आउटपुट है जिसमें हमें c= लेना है a मल्टीप्लीकेशन b, तो ये स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट सी ले लें, मतलब डायरेक्ट हम आउटपुट ले लें, तो इसका स्टेप होना चाहिए, पर्टिकुलर स्टेप, स्टेप बाय स्टेप से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगला इफेक्टिवनेस, ईच एंड एवरी स्टेप इन एन एल्गोरिथम कैन बी कन्वर्टेड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब उसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए कि जो भी हमने एल्गोरिथम लिखी है वो हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकें। एल्गोरिथम से ही तो हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में जॉब करते होंगे या करते हैं, या आपने सोचा होगा जॉब के बारे में, तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसका एक रफ डायग्राम शो करते हैं कि भाई ये इस तरीके से होगी, ये एक ऐसे होगा, मतलब लोगों को समझाना। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर एक नॉर्मल पर्सन को समझ में नहीं आएगी, एक आम आदमी की भाषा तो है नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जो प्रोग्रामिंग कोड होते हैं वो तो कंप्यूटर वाले को या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले को या इंजीनियर को ही समझ पाएंगे, कोडर को। तो लेकिन आम आदमी को क्या समझ में आ जाएगी, आम आदमी को एल्गोरिथम समझ में आ जाएगी। तो एल्गोरिथम क्या है, बेसिकली एल्गोरिथम वो तरीका है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर है जिससे कि हम लोगों को भी समझा सकें। तो इफेक्टिवनेस का मतलब कि वो एल्गोरिथम इस तरीके से है होनी चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने मैकडोनल्ड्स है, कोई भी एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स के जो भी ओनर होंगे उन्होंने किसी कंपनी को ये बोला होगा कि हमारे पास बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है या पिज्जा है या जो भी हमारे मटेरियल में है, हमारे मेन्यू में है, तो हमको नंबर ऑफ मैकडोनल्ड्स पूरे इंडिया में इतने खोलने हैं, डेली 1000 या बोल सकते हैं 5000 लोग विजिट करते हैं, तो 5000 या बोल सकते हैं जितने भी करते हो, आई डोंट नो, 10,000 लोग विजिट करते हैं, तो 10,000 का पर डे एक निकलना चाहिए कि आपको क्या ऑर्डर देना है। तो वो एंट्री, तो एक जो मैकडोनल्ड्स का भी तो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है ना, तो जो कंपनी का मालिक होगा जरूरी नहीं है ना कि उसको वो कोडिंग आती हो, उसने वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हो, उसने तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताई और किसी कोडर ने वो सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, उसको डेटाबेस में वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दे दिया। तो वो कोई भी सॉफ्टवेयर पर्सन या फिर कोई भी कोडर आपके प्रोग्राम आपका सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन कर पाएगा, जब उसको वो प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। नॉलेज कहाँ से मिलेगी, उस एल्गोरिथम से। और एल्गोरिथम क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। जैसे मुझे कोई वेबसाइट बनानी है, तो मुझे वेबसाइट में शॉप बाई लिखना है, होम पेज बनाना है, इमेजेस लगानी है या बुक्स स्टोर करनी है, अबाउट अस लिखना है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप लिखूंगी, तभी तो कोई सॉफ्टवेयर वाला उसको बना पाएगा। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम जो होती है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामर उसे कन्वर्ट कर ले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जनरली एल्गोरिथम इज अ जनरेटेड वन, इट वर्क्स all sets of input and provided required output. In other words, it is restricted in a single input value. मतलब एल्गोरिथम क्या है, एक बार आप जनरलाइज्ड कर लेते हैं, वर्क सेट ऑफ इनपुट, इसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं जो कि इनपुट से हम एट द रिजल्ट आउटपुट मिलता है हमें। ठीक है, अब जो एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम की जो कैटेगरीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। अब there are different types of algorithm. It can be divided 3 category.
3 कैटेगरी की एल्गोरिथम होती है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाएगा एल्गोरिथम की जो कैटेगरी होती है वो सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन और कोई और नाम दे दिया जाएगा, डिलीशन दे दिया जाए सपोज। तो इसमें बोला जाए आपसे पेपर में कि इसमें से कौन सी एल्गोरिथम की कैटेगरी नहीं है, तो आप टिक लगाएंगे डिलीशन पर। तो बेसिकली जो एल्गोरिथम के टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम हो सकती है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन। सीक्वेंस का मतलब है the step described in an algorithm are performed successfully one by one working skipping any step। मतलब ये हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पर वर्क करता है, किसी भी स्टेप को निगलेक्ट नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे 2 नंबर का प्लस करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेगा, पहले स्टेप में स्टार्ट किया तो स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, हमने कोई भी इनपुट दिया तो इनपुट हमने क्या कह दिया, रीड कर ले इनपुट को ए और बी, तो ये सेकेंड हमारा इनपुट हो गया। अब हम क्या करेंगे इनका सम, तो सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पे रीड की जगह मैं इनपुट भी लिख सकती हूँ, इनपुट दे दिया मैंने ए और बी, थर्ड, ठीक है। अब उसके बाद मेरा सम ए और प्लस बी का जो भी करेगा उसको दिखा दे, तो राइट सम, या फिर हम कह देंगे रिजल्ट शो कर दे सम। फोर्थ स्टेप हो गया और लास्ट में क्या हो गया, स्टॉप हो जाए, तो ये मेरा फिफ्थ स्टेप हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सीक्वेंस है, माने सीक्वेंस का मतलब एक बाय एक वन बाय वन हमारा हर एक स्टेप को फॉलो होगा, परफॉर्म होगा और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो सिलेक्शन होता है इसमें कोई भी हमारा कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मतलब सीक्वेंस वाली जो एल्गोरिथम होती है इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। कंडीशन का मतलब इफ एल्स बट नहीं होता कि ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है या इक्वल है। तो ये वाली जो एल्गोरिथम होती है जिसमें सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं और फाइनल हमें रिजल्ट मिलता है, वो हमारी सीक्वेंस एल्गोरिथम होती है। क्लियर। अगला दूसरी आती है सिलेक्शन। सिलेक्शन टाइप की जो एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है, नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व डिसीजन और कंडीशन। ये कंडीशन और डिसीजन मेकिंग लेने के लिए वर्क करती है। जैसे कि इफ, जैसे कि एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन बी या फिर बी इज ग्रेटर देन ए और बी में कौन बड़ा है, तो हम इफ कंडीशन या एल्स कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स बी इज ग्रेटर देन ए, यानी ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा है। तो मतलब जहां पे कंडीशन अप्लाई हो जाए तो वहां पर हम सिलेक्शन वाली सिलेक्शन लेना हो, हम डिसीजन मेकिंग लेनी हो हमें, और जहां पे सिर्फ सिंपल स्टेप्स से ही काम नहीं चले, हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेनी हो, कुछ सिलेक्शन करना हो। तो जैसे आप किसी शोरूम में गए, आपको 2 चीजें पसंद आई, अब आप सोचेंगे ये लेना है ये, या ये सपोज ये टी शर्ट लेनी है, ये वाली टी शर्ट लेनी है, तो ये ज्यादा अच्छी है ये अच्छी है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, प्राइस किसका ज्यादा है या प्राइस किसका कम है, ये क्वालिटी किसकी अच्छी ज्यादा है, क्वालिटी किसकी अच्छी कम है, ब्रांड किसका ज्यादा है, ब्रांड किस कौन सा कम है। तो पहले आप उस अकॉर्डिंग फिर सेलेक्ट करेंगे। आपको लेनी एक ही टी शर्ट है तो आप अपने बजट के हिसाब से, आपको पसंद 2 आ रही है, तो ये सब जो सिलेक्शन करेंगे वो किस बेसिस पर करेंगे, ये अपना हर एक किसी का अलग अलग हो सकता है। तो ये सिलेक्शन करने का तरीका या डिसीजन मेकिंग का जो तरीका होता है वहां पर ये मदद करती है हमारी सिलेक्शन। देखो जैसे स्टार्ट किया रीड एज, इफ ए की एज ग्रेटर देन 18 है तो राइट कर दे। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है ना, वो यहाँ पे यही एलिजिबिलिटी लगाती है। ये सपोज किसी की एज जो है, सपोज कोई भी पर्सन है, कैंडिडेट है, उसकी एज कैंडिडेट हो सकता है यहाँ पे, उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, फॉर्म को राइट कर सकता है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, ऐसे। और स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। इफ फर्स्ट स्टेप हो गया स्टार्ट किया, सेकेंड स्टेप हो गया कोई भी एज को रीड कर दिया, थर्ड स्टेप हो गया इफ जो हमारा कैंडिडेट है कोई भी, उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 से, तो वो पर्सन, स्टेप 4 हो गया एलिजिबल है टू फिल द फॉर्म, और फिफ्थ में लिख दिया नॉट एलिजिबल।
और 6 हो गया स्टॉप। ये इस तरीके से हम अपनी एल्गोरिथम को लिखते हैं, ठीक है। अगला अगला है इटरेशन। अगला इटरेशन टाइप की एल्गोरिथम है, मतलब जो रिपीटेशन होता है। इटरेशन का मतलब जो नंबर ऑफ रिपीटेशन होते हैं। जैसे इटरेशन टाइप ऑफ एल्गोरिथम यूज्ड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व्स रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट की रिपीटेशन हो, जैसे कि n नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी प्रोसेस रन कर रही है, या हम बोल सकते हैं कि रिपीट किसी भी वैल्यू का रिपीटेशन आ रहा है, ठीक है। तो या फिर रिपीटेशन में जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि किसी भी कैंडिडेट के, फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम 200 नंबर का है, अब 200 में से किसी भी 2 लोगों के सिलेक्शन 100 लोगों का लेना है, और सभी के जो मिनिमम नंबर है वो 110 से ऊपर है, ठीक है। अब 110 से ऊपर वाले सेलेक्ट हैं। सपोज यहाँ पे 3 बच्चों के, 3 कैंडिडेट्स के 110 110 और 110 आ रहे हैं करेक्ट। अब इन तीनों में से किनका किसी, लेकिन सेलेक्ट किसी एक को करना है, सेलेक्ट किसी एक को करना है, और ये क्या आ रहा है, रिपीट हो रही है वैल्यू 110 110 110 से ऊपर वाले तो सभी सेलेक्ट भी है, जिसका 111 है वो भी सेलेक्ट 112, लेकिन 110 आ रहे हैं 3 लोगों के, और हमें सेलेक्ट सिर्फ एक ही को करना है। तो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर दिया, हमने रीड करा, इस कैंडिडेट्स को रीड करा। अब रिपीट कितने हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे 4 हो रहे हैं, मैंने कहा रिपीट हो रहे हैं 3 लोग, कितने में से, अंटिल ये एन है, मैंने कहा एन, जब 200 लोग, 200 में से 200 लोग रिपीट हो रहे हैं, 200 में से 3 लोग रिपीट हो रहे हैं। तो मैं इस तरीके से कंडीशन, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दूंगी कि सपोज इनमें से 110 110 110 जिन 3 लोगों के हैं, तो मेरी कोई भी पर्सनल कंडीशन हो सकती है जो मैं अप्लाई करना चाहती हूँ कि सपोज कि इन तीनों में से जिसका एकेडमिक्स रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है वो पहले ले लो, जिसके एकेडमिक्स में ज्यादा अच्छे आ रहे हैं उससे पहले ले लो, या जिसके पास एक्सपीरियंस है इन तीनों में से उसको ले लो, या जिसके पास क्वालिफिकेशन ज्यादा है उसको ले लूं मैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, ठीक है। या इन तीनों को इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाए और तीनों में से फिर जो क्रैक करता है उसको ले लूं। तो मेरा सबका अपना, सब कंपनीज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, वो जिस हिसाब से लेना चाहे। अगला, अब इन एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस होती है कि एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रही है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो परफॉर्मेंस हमारी 2 तरीके से हम डिसाइड करते हैं। एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कोई भी एल्गोरिथम, जैसे कोई भी अभी एल्गोरिथम मैंने लिखी थी, नंबर ऑफ स्टेप्स जो लिखे थे उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। एन एल्गोरिथम सेट टू एफिशिएंट इट मेक्स अ मिनिमम टाइम। अगर कोई भी एल्गोरिथम हमारी अच्छी तब मानी जाती है जब हमारा मैक्सिमम, मतलब कितनी भी बड़ी एल्गोरिथम हो, टाइम सबसे कम से कम ले रही हो कोई भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको हम बेस्ट एल्गोरिथम बोलते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमारी जो एल्गोरिथम है वो कितना स्पेस हमारे कंप्यूटर का या हमारी डिवाइस का ले रही है। तो मिनिमम स्पेस ले और मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ स्पेस ले, हमारा जो स्टोरेज का स्पेस है वो कम ले, और टाइम भी उसको एग्जीक्यूट होने में या उसको रन होने में कम लगे, तो हमारी बेस्ट एल्गोरिथम कहलाती है। अगला, अब आपके पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देती हूँ। अभी मैंने आपको प्रीवियस ईयर का 2013 का पेपर कराया था, उसमें आपके ये कुछ क्वेश्चन आए थे वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, इससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी करा देती हूँ। देखो, एसिमेट्रिक नोटेशन होता है। एसिमेट्रिक नोटेशन क्या होता है कि एल्गोरिथम जो होती है वो मैथमेटिकल टर्म में कितना टाइम ले रही है, कितना रनिंग टाइम ले रही है। तो जो रनिंग टाइम लेती है एल्गोरिथम, तो ये डिफाइन, मतलब कोई भी एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम होता है, मतलब एल्गोरिथम को जैसे एग्जांपल के तौर पर a प्लस बी इजिकल्स टू 2+3 इजिकल टू सी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में कितना टाइम लिया, ये सब डिसाइड होता है एसिमेट्रिक नोटेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक नोटेशन में हम लोगों ने रनिंग टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है कि हमारी प्रॉब्लम किस अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हमने टाइम जोन के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को 3 केसेस में, 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया। पहली बेस्ट कैटेगरी, दूसरी एवरेज कैटेगरी, तीसरी वर्स्ट कैटेगरी। जो बेस्ट कैटेगरी है उसको हमने बेस्ट केस बोल दिया,
जो एवरेज कैटेगरी है उसको हमने एवरेज केस बोल दिया, जो वर्स्ट कैटेगरी है उसे हमने वर्स्ट केस बोल दिया। बेस्ट कैटेगरी का मतलब हुआ, और हम वी कैन से कि हम बेस्ट केस किसको बोलेंगे, कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी हमारे प्रोग्राम को या एल्गोरिथम को सॉल्व करने में मिनिमम नंबर ऑफ जो टाइम लेता है वो हमारा बेस्ट केस होता है, मतलब सबसे कम टाइम ले ले वो बेस्ट केस। एवरेज केस क्या हो गया, एवरेज टाइम ले, मतलब ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। और वर्स्ट केस क्या हो गया, वर्स्ट केस हो गया कि वो मैक्सिमम टाइम ले, मतलब हमने फॉर एग्जांपल मैंने 2+3 किया है और हमें पता है 5 आएगा, उसको सॉल्व करने में वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ले रहा है, मैक्सिमम टाइम ले रहा है, तो वो वर्स्ट केस हो गया। अब यहाँ पे एवरेज, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस को हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में कुछ सिंबल से डिफाइन किया। वो हमारे जो सिंबल होते हैं उसको हम एसिमेट्रिक नोटेशंस कहते हैं। फॉलोइंग कॉमनली एसिमेट्रिक नोटेशन, जैसे कि ये है बिग ओ, बिग ओ, बिग ओ, इसे बोलते हैं बिग ओ, बिग ओ। तो बिग ओ का जो साइन होता है वो ये होता है ओ, कैपिटल ओ। तो बिग ओ में क्या होता है, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सबसे वर्स्ट होती है। मतलब हमारा जो कोई भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, अगर कोई भी प्रोग्राम या एल्गोरिथम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो वर्स्ट केस होगी, और वो क्या होगी, बिगो, क्या होगी, बिगो। ठीक है, अगला, बस आप इतना समझो। ओमेगा, तीसरा है ओमेगा। ओमेगा इज अ फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस लोअर बाउंड एंड एल्गोरिथम, इट मेजर्स द बेस्ट केस कॉम्प्लीट। ओमेगा क्या, अगर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेस्ट तरीके से, मतलब वो कम टाइम में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मतलब जो हमारा इनपुट देने में जितना टाइम लग रहा है वो आउटपुट उससे भी कम टाइम में हमारा अगर फाइंड हो रहा है, तो वो हमारी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसे हम ओमेगा से शो करते हैं। तो ओमेगा नोटिफिकेशन। अगला, थीटा नोटिफिकेशन। थीटा नोटेशन का मतलब क्या होता है, नोटेशन, सॉरी, थीटा नोटेशन में क्या होता है कि हमारी ना तो मतलब एवरेज टाइम लगता है, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हम ये भी नहीं कह सकते बहुत ज्यादा ना बहुत कम, कि हमारा लोअर बाउंड और अपर बाउंड, मतलब एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम होता है वो हमारा ऑलमोस्ट ना तो बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, तो हमारी वो थीटा नोटेशन है। ठीक है, मतलब हमारे अगर बेस्ट केस में क्या आएगा, बेस्ट केस में आएगा, बेस्ट केस में हमारा आएगा ओमेगा। ठीक है, बेस्ट केस में हमारा क्या आएगा, ओमेगा। वर्स्ट केस में क्या आएगा, बिगो। और थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा एवरेज केस में। आप इतना याद रखो बस। अगला, अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा में बी ऑर्गेनाइज मेनी डिफरेंट वेज। डेटा को हम बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम अपने डेटा को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट वे। लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ प्रोग्राम, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको, ऑर्गेनाइज डेटा को हम क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। मतलब हमारा जो डेटा होता है, डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल रो फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब जो भी हमारा डेटा होता है उसको जो ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका होता है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। जो हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है उसको ही हम, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा को ही हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर हम सिंपल सी लैंग्वेज में इतना याद रखो, ऑर्गेनाइज डेटा प्लस अलाउड ऑपरेशन। ऑर्गेनाइज डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन अलाउ होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्स टू कंप्लीटली गोल। डेटा स्ट्रक्चर में दो गोल होते हैं। फर्स्ट गोल इज आइडेंटिफाई द डेवलप यूजफुल मैथमेटिकल एंटिटी एंड ऑपरेशन। मतलब फर्स्ट गोल क्या है कि आइडेंटिफाई और डेवलप करना हमारे यूजफुल मैथमेटिकल एंटिटीज और ऑपरेशन को, एंड डिटरमाइन व्हाट क्लास प्रॉब्लम एंड सॉल्व। ठीक है, सेकेंड गोल क्या होता है, डिटरमाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन। मतलब फर्स्ट वाला जो गोल होता है वो ये होता है कि मैथमेटिकल एंटिटीज और मैथमेटिकल
ऑपरेशंस को डिटरमाइन करना और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैथमेटिकल फर्स्ट गोल होता है डेटा स्ट्रक्चर का, जो मैथमेटिकल एंटिटीज होती हैं और ऑपरेशंस होते हैं उनको डिटरमाइन करना, उनको सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सेकंड गोल होता है जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी होती हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन के साथ उसको सॉल्व करना। मतलब हमारी फर्स्ट मैथमेटिकल, सेकंड एब्स्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट वाला होता है मैथमेटिकल एंटिटीज और प्रॉब्लम को, ऑपरेशंस को सॉल्व करना, ठीक है। सेकंड होता है एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज को सॉल्व करना। आप इतना समझ लो। अब डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, पहला प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आते हैं हमारे इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन। नॉन प्रिमिटिव में आते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं हमारे एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में आते हैं हमारे ट्री, ग्राफ, सेट और टेबल। बस आप ये स्ट्रक्चर याद रखो कि डेटा स्ट्रक्चर पेपर में पूछा था, डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, दो तरीके का, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा रहेगा, ऑप्शन दिए हो जाएंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, बोथ। तो हमें याद रखना है बोथ, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, कोई भी इंटीजर टाइप का, इंटीजर मतलब जैसे 1 2 3 4 ये नंबर्स, कैरेक्टर जैसे कि ABCD, कोई भी हमारे कैरेक्टर हैं वो हमारे कैरेक्टर कहलाते हैं। बूलियन जैसे यस और नो की बात की जाए तो वो हमारे बूलियन में आते हैं। जैसे 0 1 की बात की जाती है तो ये सब बूलियन में आते हैं। ट्रू फॉल्स बूलियन में आते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अब दो तरीके के, नॉन प्रिमिटिव दो तरीके के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे एरे हो, स्टैक हो, क्यू हो, लिंक लिस्ट हो। नॉन लीनियर जिसमें ट्री, ग्राफ, सेट्स और टेबल। अब आपके जो सिलेबस में दिया गया है, आपके सिलेबस में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दिया गया है, यानी आपके सिलेबस में एरे, स्टैक और क्यू दिया गया है। आप अपना जब यूपी पुलिस कंप्यूटर का ऑपरेटर का डेटा सिलेबस देखेंगे तो उसमें 3 तरीके के डेटा स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एरे, स्टैक एंड क्यू। और हम प्रीवियस ईयर के पेपर में भी देख चुके हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैक, क्यू और एरे से ही आते हैं डेटा स्ट्रक्चर, या फिर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया गया कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है लैंग्वेज को और ऑपरेशन को। जैसे मतलब हमारी जो लैंग्वेज है, जैसे इंटीजर को 1 2 3 4 ये डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, करेक्टर को, रियल नंबर्स को, बूलियंस, ये सब। नॉन प्रिमिटिव ये हमारे डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, नॉन डिफाइंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं करता, हमें ये क्रिएट करना पड़ता है। मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में वो सब आते हैं जो हमें क्रिएट करना पड़ता है, ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। तो जैसे एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट या ट्री, ग्राफ, सेट्स, टेबल्स, ये सब हमें क्रिएट करनी पड़ती है। मतलब नॉन प्रिमिटिव जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, हमें क्रिएट करना पड़ता है। और डेटा जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन। बस आप अभी इतना याद रखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरे, स्टैक, क्यू के बारे में, साथ ही डेटा स्ट्रक्चर से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, ऑलरेडी वैसे तो मैं करा चुकी हूँ, फिर भी जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको अगेन करा दूंगी। मैं यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर में जितना भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेबस है, जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट है, मैं आपको दे रही हूँ। आई होप कि मैं आपके संग मोर देन इनफ सारा कंटेंट दे रही हूँ और दे चुकी हूँ और देती रहूंगी। सो आई विश दो ऑल द बेस्ट कि आप लोग इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहें और इस चैनल पर जुड़े रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।